अभी तक आपको ऑप्शन के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल चुका है कि ऑप्शन होती क्या है, क्यों होती है, क्या सारे उसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, इवन की ग्रीक्स, ओपन ट्रस्ट एनालिसिस, ऑप्शन चेंज, सब कुछ आपको पता चल चुका है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब आपको यह जानना इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है, क्यों हमें टेक्निकल एनालिसिस करनी चाहिए, किस पॉइंट के ऊपर हमें ऑप्शन को बाय करना चाहिए, कहां हमें उसे सेल करना चाहिए। ठीक है ना, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की हमने जैसे बात करी थी, तो हमारा एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहां पर लगाना है। ये सारी चीजें जब आपको पता चल जाएंगी, फिर आप अल्टीमेटली प्रैक्टिकल ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए पूरे 100% तैयार हो जाओगे। ये है हमारा मॉड्यूल 3, जहां पर हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। ठीक है, तो मैं अपनी बात बताऊं, मेरा आप सभी को पता है, आई एम पर्सनली इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेडर। मैं ऑप्शंस को इंट्राडे के अंदर ही ट्रेडिंग करता हूं, और इसके पीछे की कुछ वजह हैं, जिसके अंदर से सबसे मेन वजह है कि मेरा यहां पर कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं होता। ठीक है, ओवरनाइट रिस्क कैसे? ओवरनाइट रिस्क मतलब मार्केट बंद होने के बाद जब नेक्स्ट डे खुलती है, तो मार्केट के अंदर कुछ भी गैप अप या फिर गैप डाउन हो सकता है। ठीक है, या फिर मार्केट जब बंद होती है और मार्केट खुलती है, उसके बीच का जो समय है, उसके अंदर कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसी घटना हो सकती है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर कुछ भी हलचल बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा भूचाल अगले दिन हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। लेकिन सर वो तो इंट्राडे में भी देखने को मिल सकता है, तो फिर उससे क्या डरना। लेकिन इंट्राडे में अगर कोई ऐसी घटना होती है, लेट से किसी बड़ी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर को किडनैप कर लिया, या फिर किसी असैसिनेशन होगी, कोई प्रेसिडेंट की असैसिनेशन होगी, या फिर डेथ होगी, या फिर किसी कंट्री के बीच में वॉर होगी, तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत बड़ी मूव देखने को मिलेगी, 3% 4%। तो छोड़ दो, आप हो सकता है कि लोअर सर्किट और अपर सर्किट भी आपको देखने को मिल जाएं। इस तरह के ब्लैक स्वान इवेंट्स भी मार्केट में हो सकते हैं। तो वो अगर ओवरनाइट हो, अगले दिन गैप अप गैप डाउन के अंदर हो, तो हमारी अगर कोई पोजीशन है तो हमें काफी ज्यादा लॉस हो सकता है, और हम पोजीशन को एग्जिट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इंट्राडे के अंदर ऐसा कोई चीज होती है, तो वहां पर हमारा स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर होता है, हम वहां पर कुछ भी करके वहां पर एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट तब ओपन है। लेकिन जब मार्केट ओपन ही नहीं है, और नेक्स्ट डे मार्केट एकदम से लोअर सर्किट या अपर सर्किट पे ओपन होएगी या फिर क्लोज होएगी, तो हमें वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, जिसको कि हम बोलते हैं ओवरनाइट रिस्क। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर मेरा ये ओवरनाइट रिस्क नहीं होता, जो कि सबसे बड़ा रिस्क एज अ ऑप्शन सेलर मुझे सहना पड़ता है। सिमिलरली एज ए इंट्राडे ऑप्शन बायर सबसे ज्यादा रिस्क होता है ओवरनाइट रिस्क, क्योंकि थीटा डी के इंट्राडे के अंदर तो बहुत कम रहता है, लेकिन ओवरनाइट के अंदर थीटा डी के बहुत ज्यादा होता है, और मार्केट अगर उल्टी डायरेक्शन में ओपन हो जाए तो आपको काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो ओवरनाइट के अंदर थीटा भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है ऑप्शन बायर को। तो इसीलिए ओवरनाइट के अंदर हम ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और बिगनिंग के अंदर आप इंट्राडे के अंदर ही अपनी स्किल्स को एनहांस करते हो, फिर आप धीरे धीरे थोड़ा सा पोर्शन अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अपनी मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग के हिसाब से ओवरनाइट की तरफ जाते हो, जो कि हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। इसीलिए इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंट्राडे के अंदर किस पॉइंट के ऊपर एंट्री लेनी है, कैसे टेक्निकल एनालिसिस करनी है, हम उसकी बात करते हैं। देखो, हमारे पास एनालिसिस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है टेक्निकल एनालिसिस और एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, ये सारी मैं टेक्निकल टर्म्स को अगर मैं आपको इजी वे में सिखाऊंगा, टेक्निकल एनालिसिस और एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस, राइट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ट्रेडिंग के अंदर क्या चीज होता है, स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाया जाता है, या तो आप इन्वेस्टिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं कि प्राइस बढ़ सकती है, बढ़ेगी तो महंगी प्राइस में बेच देंगे, उनको फायदा हो जाता है, या फिर प्राइस गिर रही है तो वो बेच देंगे पहले और सस्ती प्राइस पे खरीद लेंगे। तो इस तरह से ट्रेडिंग करके पैसा बनाया जाता है। जो इन्वेस्टिंग करते हैं उनके लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर वो मेजरली क्या करते हैं, मेन क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर कैसी हैं, यूएस की इकोनॉमी कैसे चल रही है, अपनी इंडियन इकोनॉमी कैसे चल रही है, गवर्नमेंट का कहाँ पर फोकस है, सेक्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर हम शेयर बाय कर रहे हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। यानी कि हम क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के अंदर मैक्रो फैक्टर्स को देखते हैं, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के अंदर मैक्रो फैक्टर्स को देखते हैं। ठीक है, या फिर आप मैक्रो फैक्टर बोल सकते हो कि ब्रॉड लेवल के ऊपर क्या चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर, इकोनॉमीज में, हम उसको देखते हैं।
फिर साथ ही साथ हम जो सा शेयर खरीद रहे हैं उसके माइक्रो फैक्टर्स देखते हैं कि उसकी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, रेवेन्यू कैसे हैं, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, सेल्स बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेट्स कैसी हैं, ठीक है, पोजीशन कैसी है कंपनी की एट प्रेजेंट फाइनेंशियली अगर हम देखें, वो सारी चीज़ें स्टडी करते हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल एनालिस्ट का काम होता है। और साथ ही साथ वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स देखते हैं कि मैनेजमेंट कैसी है, मैनेजमेंट का व्यू पॉइंट कैसा है, उनकी विजन कैसी है, क्या मैनेजमेंट इंटीग्रिटी वाली है, मैनेजमेंट जो बोलती है क्या उसको करके दिखाती है, मैनेजमेंट ने पास्ट के अंदर जो डिस्कशन एनालिसिस के अंदर अपनी फोरकास्टिंग दी है क्या मैनेजमेंट उसके ऊपर खरी उतरी है, कुछ फ्रॉड वगैरह तो नहीं करे। ये सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री की छींक से लेके गली के अंदर कुत्ता भी भौंक रहा है उसके ऊपर भी नजर होती है फंडामेंटल एनालिस्ट की, क्योंकि हर चीज़ का जो इफेक्ट है वो स्टॉक मार्केट में पड़ता है। अब आपके पास तो इतना टाइम नहीं है कि आप ये सारी चीजें करोगे, तो आप क्या करते हो, आप गधों वाला काम नहीं करते, आप स्मार्ट वे यूज करते हो। आप देखते हो कि जो ये फंडामेंटल एनालिस्ट है वो ये फंडामेंटल एनालिसिस कर क्यों रहा है। वो ये फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए कर रहा है क्योंकि अल्टीमेटली उसको पैसा लगाना है मार्केट में और उसको पैसा कमाना है, ठीक है। या फिर अगर वो ट्रेडिंग भी करता है, इन्वेस्टमेंट नहीं करता, ट्रेडिंग भी करता है और ये सारी चीज़ों को स्टडी करता है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करता है, तो अल्टीमेटली उसको मार्केट से पैसा कमाना है। तो मार्केट से पैसा कमाने के लिए वो क्या करेगा, मार्केट के अंदर अगर आपको लगता है मार्केट के अंदर मार्केट बढ़ेगी और आपने पूरी एनालिसिस कर ली है, मान लो आपके पास हजारों करोड़ रुपए हैं, आपके पास भर भर के एनालिस्ट हैं, बेस्ट एनालिस्ट हैं, और आपको पता है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर फैक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं, मार्केट काफ़ी अंडर वैल्यूड है, मार्केट को खरीदना चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप खरीदोगे, ऑब्वियसली खरीदोगे। जब आप खरीदोगे तो आप मार्केट के अंदर क्या डालोगे, बाय ऑर्डर डालोगे, पैसा डालोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डिमांड मार्केट के अंदर जो भी चीज़ आप बाय करोगे उसकी डिमांड बढ़ेगी और उसकी प्राइस बढ़ेगी। यानी कि मार्केट के अंदर जब फंडामेंटल एनालिसिस कोई एनालिसिस करते हैं उसके बाद वो एक्चुअल के अंदर मार्केट के अंदर ऑर्डर प्लेस करते हैं। क्या करते हैं, मार्केट के अंदर एक्चुअल के अंदर ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। उनके मार्केट में ऑर्डर प्लेस करने से यहां पर डिमांड और सप्लाई चेंज होती है। अगर वो मार्केट के अंदर बाय ऑर्डर्स प्लेस करेंगे तो वहां पर डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है। डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, प्राइस बढ़नी शुरू होगी, प्राइस भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, और यही प्राइस इंक्रीज होएगी। इसी प्राइस को बढ़ता हुआ देख के हम देखेंगे कि ये प्राइस क्यों बढ़ रही है, उसको एनालाइज करेंगे कि किस पॉइंट के ऊपर बढ़ रही है, और हम जान जाएंगे कि हाँ यहाँ पर कुछ हो रहा है, हलचल हो रही है, इसका मतलब फंडामेंटल एनालिस्ट ने कुछ यहाँ पर सौदे डालने शुरू करे हैं, और अगर वहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो हो सकता है ये प्राइस कंटिन्यूटी के अंदर इंक्रीज होती रहे। सिमिलरली अगर उनको लगता है कि मार्केट के अंदर यहाँ पर सेलिंग करनी चाहिए तो वो क्या होगा, सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज होने से क्या होगा, प्राइस हमारी गिर जाएगी, प्राइस हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है सिंपली अगर हम इनका एंड रिजल्ट देखें, यहां पर स्टार्टिंग ना करके हम एंड रिजल्ट क्या है, प्राइस का इंक्रीज और डिक्रीज होना। अगर हम प्राइस की इंक्रीज और डिक्रीज को ही समझ लें तो अल्टीमेटली ये जो पीछे बैक के अंदर जो भी एनालिसिस हुई है, जो भी स्टडी हुई है, जो भी ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं, हमने इसका सारा A to Z अपना कंसेप्ट समझ लिया है एक तरह से। तो हम गधों वाला काम नहीं करेंगे, हम फंडामेंटल एनालिसिस वाला का टाइम हमारे पास नहीं है, हम वो नहीं करेंगे। हम सिंपल प्राइस को एनालाइज करेंगे कि प्राइस बढ़ रही है, गिर रही है, तो क्यों बढ़ रही है, गिर रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे, प्राइस के बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे, और उस बिहेवियर को समझना ही यहां पर टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं है, सिंपली आपका जो प्राइस का इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, इसे कितनी वॉल्यूम में हो रहा है, इसके प्राइस और वॉल्यूम के बिहेवियर को ही हम टेक्निकल एनालिसिस यहां पर बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों टेक्निकल एनालिसिस हमारे लिए स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस सिंपल टर्म के अंदर मैंने आपको बताया कि टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है और किस तरीके से इसको करनी है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। मेरा पर्सनल जो सेटअप है वो मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर, जहां पर वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हम ड्रॉ करना सीखेंगे, क्लियर पैटर्न, ओपनिंग रेंज, 5 मिनट चार्ट जो देखना है, मार्केट ब्रेथ एंड ब्रॉडर व्यू, और ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस तो हम ऑलरेडी समझ ही चुके हैं, तो ये आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख सकते हो। तो ये 3 स्टेप्स फ्रेमवर्क है। तो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस में मैंने आपको चेंज इन ओआई, हिस्टोरिकल ओआई, पीसीआर, फ्यूचर ओआई, मल्टी स्ट्राइक ओआई, ये सारी चीजें बताई थी, ठीक है, या प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। और मार्केट ब्रेथ, ब्रॉडर व्यू और एनालिसिस रिक्वायर्ड फॉर इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग, ये 2 पॉइंट्स हैं जो मेजर ग्रुप हैं, जिसके अंदर 4 फर्दर सब ग्रुप्स हैं, वो अब मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। सो आई होप अब आपको ये मॉड्यूल 3 काफी अच्छा लगेगा, और इसको अच्छे से देखना, और देखना तो आपको स्टार्टिंग से पूरा कोर्स ही अच्छे से। अगर आपने कोई वीडियो स्किप करी है तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सी वीडियो के अंदर मैं कौन सी चीज़ बोलता हूँ और उसको फिर आगे लिंक करता हूँ। तो मैं जो भी इस कोर्स के अंदर बताया है मैं आगे की वीडियो पे वो मान के चलता हूँ कि आपने सारा कुछ देखा है, ठीक है। तो स्किप मत करना कुछ भी, और नेक्स्ट पार्ट के ऊपर अब चलते हैं, जहाँ पर हम सीखेंगे हमारा टेक्निकल एनालिसिस आपको करनी कैसे है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।